नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तरकश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। उत्तर प्रदेश में एक फिल्म ने आज पूरे प्रदेश की सियासत और समाज में तहलका मचा दिया है। फिल्म का टाइटल क्या है? यादव जी की लव स्टोरी। भले ही ये फिल्म एक छोटे बजट की है, लेकिन विवाद तो बड़ा हो चुका है। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिल्म के पोस्टर्स में आग लगाई जा रही है और विरोध करने वालों का गुस्सा है सातवें आसमान पर। झलक देखिए आप, बाकायदा फिल्म के पोस्टर्स जलाए गए हैं, उनके खिलाफ विरोध किया गया और आरोप क्या है कि फिल्म के जरिए यादव समाज के इतिहास को गलत तरीके से दिखाने की साजिश रची गई है, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। संभल में फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। यादव समाज का आरोप है कि सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि उनकी पहचान पर हमला है। और ये विवाद ठीक वैसा ही है जैसा अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, नेटफ्लिक्स पर जो फिल्म रिलीज होनी थी, घूसखोर पंडित टाइटल था फिल्म का, मनोज वाजपेयी की फिल्म थी। लेकिन उस पर जब विवाद उठा, सवाल उठा, तो अब यही सवाल फिर आगे बढ़ रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए क्या इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, और इससे पहले क्या ये भड़काने वाला दाव है? क्या ये महज क्रिएटिव लिबर्टी वाली बात है या उकसावे वाला एक पैटर्न बन गया है? फिल्म के टाइटल से उकसाने की साजिश रची जा रही है क्या? और विवादित टाइटल के जरिए फिल्म को फेमस बनाने का पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए कि आज इन प्रोटेस्ट के दौरान हुआ क्या। हमारी समाज को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूं हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। इसमें जब यादव कोई कलाकार ही नहीं है तो क्यों यादव की लव स्टोरी इसका नाम रखा गया? किसी भी जात के ऊपर ये मूवी नहीं बनाया आगे चल के, और इसका तो हम बाइकआउट करेंगे, किसी कीमत पर रुकेंगे नहीं। और इसी विषय पर बात करने के लिए इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र यादव जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ आ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू भी जुड़ेंगे, एक्ट्रेस मानवी तनेजा जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं आपका रुख करूंगी। सर, जब अभी कुछ दिन पहले घूसखोर पंडित पर विवाद हुआ तो यही बात हुई कि फिल्म का नाम तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपको पंडित शब्द क्यों लगाना पड़ा घूसखोर शब्द के इस्तेमाल के साथ? और इस पर एक समाज की भावनाएं आहत हो गई, प्रोटेस्ट हुआ, नाम बदलना पड़ा। ज्यादा दिन तो नहीं बीते हैं, लेकिन फिर उसी मिसाल को आगे क्यों नहीं रखा जा रहा है? यादव जी की लव स्टोरी कैसे बर्दाश्त कर लेगा फिर यादव समाज भी? मीनाक्षी जी, इस देश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। अब विवाद ना हो, हिंसा ना हो, दंगा ना हो, नफरत ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत कैसे पता चलेगी? आप मुझे बताइए कि जो आपका सेंसर बोर्ड है केंद्र का और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, जिन पे जिम्मेदारी होती है कि हम किस कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, क्या नाम नहीं दे सकते हैं, जिसकी संवैधानिक वैलिडिटी है उसको हम नाम देंगे या नहीं देंगे, ये तो संस्थाओं का काम है। तो आज जब उत्तर प्रदेश और देश की संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में चली गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपने बहुत सारे स्लोगन सुने होंगे। साला पंडित पागल हो गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के योगी जी कोई बड़े अधिकारी का फोन आया था। लेकिन FIR तो फिर यूपी सरकार ने की है ना। FIR भी तो हो चुकी है ना सर मामले पर। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पहले दंगा करवाती है, फिर बाद में कहते हैं हमने कार्रवाई किया। अरे लेकिन प्रोटेस्ट तो सर यादव समाज कर रहा है ना, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? प्रोटेस्ट तो यादव समाज कर रहा है, बीजेपी के लोग हैं क्या ये? मैडम यादव समाज ने मूवी नहीं बनाई थी। यादव समाज तो संवैधानिक संस्था नहीं है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, जो आपका सेंसर बोर्ड है, जो इसका प्रमाण पत्र देता है कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, OTT प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, कि सिनेमा हॉल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सब जिम्मेदारी का यादव समाज की थोड़ा ना है या किसी दूसरे समाज की थोड़ा ना है, ये तो संवैधानिक संस्थाओं की है। हाँ, संवैधानिक संस्थाएं कोलैप्स हो चुकी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उस पर एक तरह से मिसयूज करने का अनंत जी कौन है जिम्मेदार है वो? नहीं, ये बड़ा सवाल है। और अनंत जी देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह है
कि इसका एक पहलू राजनीतिक भी हो सकता है, एक पहलू सामाजिक भी है, और एक फिर क्रिएटिव फ्रीडम की भी बात है, सिनेमा की भी बात है, आर्ट कल्चर की भी बात है। लेकिन इन सब के बीच आज तो समाज एक ऐसी स्थिति पे खड़ा है जहां पर कब किसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी कोई नहीं जानता, और भावनाएं आहत होना भी ऐसा लग रहा है कि बड़ा फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्ट्रेस के कपड़े अगर भगवा रंग के होंगे तो भावनाएं आहत हो जाएंगी, किसी समाज विशेष का नाम फिल्म के नाम के साथ जुड़ा होगा तो भावनाएं आहत हो जाएंगी। किस कैरेक्टर को पर्दे पर कैसे दिखा दिया, और वो कैरेक्टर क्या पता किसी के आराध्य से मिलता जुलता हुआ कहीं पर हुआ तो उस पर भावनाएं आहत हो जाएंगी। सर, अब क्या फिल्में देश में बननी बंद हो जाएं? देखिए मीनाक्षी जी, आपने बहुत मूलभूत प्रश्न उठाया है, और मुझे लगता है कि हर कंटेंट का एक इंटेंट होता है। उस इंटेंट से तय होता है कि कंटेंट किस स्वरूप में जनता के सामने आएगा। अभी मेरे मित्र धर्मेंद्र जी ने बहुत सारी बातें कही। धर्मेंद्र जी, आप फिल्मों पर ना बोला करिए, या थोड़ा बहुत फिल्मों का ज्ञान ले लीजिए। ओटीटी पर फिल्में सेंसर बोर्ड से होके नहीं जाती हैं। ओटीटी में कोई नियामक नहीं है आपके देश में, और ये आज का नियम नहीं है, पहले का नियम है। पंडित जो था, पंडित घूसखोर, वो ओटीटी पे रिलीज होने वाली फिल्म थी, और ये सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली फिल्म है मीनाक्षी। और अभी आपके दर्शकों को मैं बताऊं कि अभी इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए सेंसर बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर देना भी, अभी तो इसको देखा गया है, अभी इनके लोगों को चर्चा के लिए बुलाया गया। सेंसर सर्टिफिकेट तो एक बार मिल जाने दीजिए। विरोध करने वाला, अच्छा, इसमें घूसखोर पंडित जैसा कोई अपमानजनक शब्द भी नहीं है, यादव जी लिखा गया है, पर कंटेंट का जो इंटेंट है उसमें यादव समुदाय की एक लड़की को मुस्लिम लड़के से प्रेम दिखाया गया। विवाद की जड़ में ये है। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानी के माध्यम से इस प्रकार लोगों को हर्ट करने या समाज को बांटने का प्रकल्प 80 के दशक में चला करता था, वो दौर मीनाक्षी जी एक बार फिर से वापस लौटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जब कंटेंट के माध्यम से राजनीति हो रही है। और ये बड़ी बात है, ठीक है, ये बड़ी बात है। मानवी तनेजा, अब अगर फिल्म में कहानी अगर ये है कि ठीक है, एक समुदाय से एक लड़की है, चलिए उसमें दिखाया यादव समुदाय से लड़की, उसको मुस्लिम लड़के से प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई है, इसमें भी समाज का अगर अपमान है और इसमें भी इस तरह की बात आ रही है। देखिए, अब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी एक प्रेरोगेटिव है कि ठीक है, वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हुई हैं या हमारे समाज विशेष को गलत लाइट में दिखाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात ना सुनी जाए फेयर तरीके से। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है मानवी यहाँ पर कि या तो फिर एक बार ये तय हो जाए कि किसी भी समाज का नाम किसी भी फिल्म में इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा तय हो जाता है इस देश में, तो फिर जो हम बात करते हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम और एक्सप्रेशन की आजादी है देश में, फिर तो मूलभूत जो अधिकार है उसी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि जो पिक्चर्स आती हैं, जो मूवी रिलीज होती है, वो फिक्शन बेस्ड रिलीज मोस्टली होती है। अब जैसे अगर ये जो भी आप पिक्चर की बात कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फिक्शन है, ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड नहीं है। अगर आप कहें केरला स्टोरी, जैसे वो अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है, वो कहीं ना कहीं ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। तो जब हम कहते हैं कि कोई प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर है, किसी की भावनाएं आहट होती हैं, तो हमें अक्सर ये जवाब दे दिया जाता है, पिक्चर है, पिक्चर को पिक्चर की तरह देखिए, उसको आप एंजॉय करिए, एक फिक्शन समझ करके देखिए, चाहे वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड हो। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं फिल्म फिटर्निटी से आती हूँ, सिनेमा को अब दो भागों में बांट दिया गया है। एक बॉलीवुड, जो हम एंटरटेनमेंट की बेसिस पे पिक्चर बनाते हैं, और दूसरा सत्तावुड, जो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनता है, जैसे बंगाल फाइल्स, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स। इस तरीके से ये सारी पिक्चर बनाते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम है और लोगों को बांटने का काम करा जाता है। फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि जो पिक्चरें हैं, जो पिक्चर्स बनती हैं, सिनेमा है, वो कहीं ना कहीं समाज का एक आईना है। अक्सर हमारी डिबेट में ये बहस होती है कि आप इस पे पिक्चर क्यों बनाते थे, या केरला स्टोरी पे क्यों पिक्चर बनाते थे, तो बोलते हैं जो समाज में हो रहा है वो वही दिखा रहे हैं। तो जब केरला स्टोरी आती है, उसमें 32,000 के आंकड़े आते हैं, 32,000 लड़कियां कहते हैं जो समाज में हो रहा है वही दिखा रहे हैं। तो एक तरफ आप 32,000 बता रहे हो कि 32,000 लड़कियां कन्वर्ट हो गई हैं, तो अगर यहाँ पे एक लड़की का ये दिखा रहे हैं, जो ये फिक्शन है, ये हमने ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नहीं बोला कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, ये फिक्शन है, इसमें आपको आपत्ति हो गई है, तो आप बताइए जो 32,000 लड़कियां हैं वो क्या एक ही धर्म की होंगी, मतलब एक सरनेम की जो जाति है वो क्या एक ही जाति होगी? तो 32,000 एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तो मुझे लगता है जितने हिंदुस्तान में जाति हैं वो सारी की सारी 32,000 में कवर्ड हो गई होंगी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि पिक्चरें जो हैं वो समाज का आईना है,
सत्तावुड अगर ठीक है। पिक्चर बनाती है तो आप उसको पास कर दें। आखिरी बात, सत्तावुड को पास कर देते हैं। अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है आप उसको बैन कर देते हैं, लेकिन वही अगर साबरमती रिपोर्ट आती है आप उसे गो हेड दे देते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष प्रोडक्शन से जो भी चीज निकलता है उनको लगता है ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनको लग रहा है पता नहीं क्या देखने मिल जाए, ठीक क्योंकि है। ये सत्ता प्रोडक्शन की नहीं है। अनंत विजय जी, मानवी ने अपने वक्तव्य में जितनी बातें रखी हैं उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि ऐसी फिल्में जो सत्ता के नैरेटिव को सूट करती हैं या उनकी राजनीति को भाती हैं, वैसी फिल्मों की बड़ी वाहवाही, और उनको तो कई बार सरकार का भी संरक्षण मिल जाता है कि यहाँ टैक्स फ्री वहां टैक्स फ्री, और बड़े बड़े नेता मंत्री कैबिनेट जो है फिल्में देखने के लिए चली जाती है। लेकिन फिर कई ऐसी फिल्में भी हैं जो शायद सत्ता के नैरेटिव को सूट ना करें, तो वहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट और बैन भी दिखाई देते हैं। इन सब के बीच सर बड़ा सवाल यह है, क्या आज की तारीख में इस देश में अब फिल्म बनाना ही संभव नहीं है और हर फिल्म को अब इसी आईने में देखा जाएगा कि कौन सी फिल्म जो है वो इस विचारधारा की और कौन सी फिल्म उस विचारधारा की है? यही आईना रह गया है कि आप देखने का फिल्मों को? मीनाक्षी जी, फिल्म बनाने से कोई ना पहले रोक पाया ना आगे भी रोक पाएगा, चाहे कितने भी विरोध हो जाएं। ये चीजें पंजाब 95 सर, दिलजीत दोसांझ की फिल्म अभी तक अटकी हुई है, रिलीज ही नहीं हो पा रही है। अभी मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं। मानवी तनेजा जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एक डॉक्यूमेंट्री रोक दी जाती है। डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में अंतर शायद उनको पता होगा, क्योंकि उनके नाम के आगे अभिनेत्री लिखा हुआ है और उसमें कोई सेंसर सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है, ये भी उनको पता होगा। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये प्रवृत्ति सत्ता और विपक्ष में बॉलीवुड बंट गया। आपको याद करिए परजानिया फिल्म, आप याद करिए फना। तो जिस समय हम आतंकवाद को और नक्सलवाद को रोमांटिसिज्म करते हुए फिल्में बनाते थे, आप याद करिए फना का आखिरी सीन जहां काजोल कब्र पे जाती है आमिर खान के, उसकी बेटी पूछती है कि पापा ने ठीक किया था, तो क्या कहती है काजोल कि जो उसने ठीक समझा वो, जो उसने उचित समझा वो किया। तो इस तरह से हम आतंक और आतंकवादियों को एक जमाने में जब हम रोमांटिसाइज करते थे, वो क्या सत्ता पक्ष के लिए नहीं बनाई जाती थी फिल्में? वो सत्ता पक्ष के नैरेटिव को सूट नहीं करती थी। दरअसल एक मिनट रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला मैम, प्लीज हैव पेशेंस। नहीं, लेकिन आप हर पिक्चर को, आप हर मूवी को आप इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट से नहीं जोड़ सकते। पिक्चरें जैसे मैंने कहा कि हम एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, हम लोगों के शौक के लिए बनाते हैं, ना कि ये जो जब से कश्मीर फाइल्स आई है ना, तब से एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई है कि हर जो पिक्चर है वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। द कश्मीर फाइल्स के बाद इसलिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि उसके पहले दूसरा नैरेटिव को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया था। परजानिया को किसी ने चैलेंज किया था क्या? फना को किसी ने चैलेंज किया था क्या? उससे पहले पिक्चरों को आपने भागों में डिवाइड भी नहीं करा था। आपको अगर फिल्मों के बारे में, फिल्मों के हिस्टोग्राफी के बारे में नहीं पता है तो कृपया पता करके बैठिए। सोचना पड़ता है। अनिल जी, आप बात कंप्लीट करिए, मैं सूरज पालामू के पास जाऊंगी। हाँ ठीक है, बात पूरी करिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। आप तो बड़े धैर्य से मैंने आपको सुना, आप क्यों उत्तेजित हो रही हैं? ठीक है, कंप्लीट करिए आनंद जी, कंप्लीट करिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सब चीजें जो सत्ता और विपक्ष से फिल्मों को जोड़ने वाले लोग हैं, बड़ा जुवेनाइल तर्क होते हैं इनको दरअसल न फिल्मों के इतिहास का पता है। अब मैं कहूं कि फिल्में पहले तो बनती थी राम कथा, रावण दहन, लंका हरण, ये फिल्में बनती थी 1900 मदर इंडिया के बाद से। क्यों बदल गया? क्योंकि महबूब खान ने अपने फिल्म के पहले फ्रेम में हथियार और हथौड़ा लगाया था। क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी की फिल्में बनाने लगे? ये कह दूं मैं उनको? अरे थोड़ा सेंस बात होनी चाहिए। फिल्म को फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मैं सिर्फ चलिए एक चीज बता दीजिए आनंद जी, यादव जी की लव स्टोरी रिलीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यादव जी की लव स्टोरी फिर रिलीज हो ना हो रिलीज? आनंद जी, मैं कह रहा हूँ फिल्म यादव जी की लव स्टोरी में जो आपत्ति है, सेंसर बोर्ड से एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद ये बहस होगी कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी तो सेंसर ने सर्टिफाई नहीं किया उस फिल्म को। ठीक है, सूरज पाल सिंह अमू, इस विरोध के पीछे क्या वजह देखते हैं सर आप? मीनाक्षी, एक्चुअल में एक फैशन बन गया है, कभी घूसखोर पंडित की बात करें, कभी यादव जी की लव स्टोरी की बात करें। एक्चुअल में एक सिस्टम है, प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी फिल्म को हिट कराने का एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आज से नहीं है, सदियों से चल रहा है। मैं 8-9 साल से शोर मचाता हुआ आ रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड के ऊपर भी एक कानून, जो हमारा पिछला कानून बना हुआ है देश की आज़ादी के बाद का, वो तक चेंज नहीं हुआ है। मुझे लगता है अब कानून के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। आप किसी जाति विशेष का नाम लेकर उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप लोग जिस प्रकार की फिल्में बना रहे हैं, अब ये बी ग्रेड की फिल्म है, अभी सेंसर बोर्ड से पास नहीं हुई। अनंत विजय जी कह रहे थे, परंतु अनंत जी आप एक बात बताएं, क्या किसी जाति विशेष का नाम लेकर इस प्रकार की पिक्चर बनानी चाहिए? उसके अंदर का जो कंटेंट है आपको पता नहीं है क्या? ये यादव जी की बेटी की लव स्टोरी मुसलमान के साथ है। आप क्यों इस प्रदेश का या देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? एक जाति विशेष का नाम लेकर
आप देखो, पहले घूसखोर पंडित के खिलाफ यूपी के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, अब यादव जी लव स्टोरी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। यूपी के अंदर ही क्यों हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा? मुंबई के अंदर क्यों नहीं हो रहा? सेंसर बोर्ड क्यों नहीं एक्शन लेता? एक्चुअली मीनाक्षी, इन लोगों ने फैशन बना लिया, पैसे कमाओ, मौज करो। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही मीनाक्षी, सत्ता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद होना, सत्ता के फेवर में कुछ फिल्में उन्हीं के आशीर्वाद से बनाना, और उस समय बनाना जब चुनाव आ रहा है 2027 का, यूपी के अंदर चुनाव के अंदर कैसे मुसलमान और यादवों के बीच में फूट डालना, ये बहुत बड़ी साजिश है। और मैं समझता हूँ, चलिए, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है सूरज जी, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे फिल्म में, लेकिन आपके वक्तव्य के बाद इसमें अब राजनीति की एंट्री हो गई है। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्या आपको भी ये लग रहा है, इसीलिए शायद आपने अपने पहले वक्तव्य में ये कहा कि ये तो सरकार की मिलीभगत है, बीजेपी की मिलीभगत है, इसलिए क्योंकि मुस्लिम यादव वोट बैंक जो कि आपका हार्डकोर वोट बैंक है, और एक ऐसी फिल्म जो आ जाती है जिसमें उन्हीं दो समुदायों को लेकर एक कहानी पर्दे पर आने वाली है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चुनाव से पहले राजनीति भड़काने की, वोट बैंक पर निशाना साधने की साजिश है? मीनाक्षी जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं अनंत विजय ने एक सवाल खड़ा किया था कि सेंसर बोर्ड फिल्मों के लिए प्रमाणित करता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है, वो मुझे पता है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन जो एक्ट आया है 2023 का, आप मुझे बताइए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया कंटेंट के प्रोवाइडर्स हो, आपका यूट्यूब हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो, कुछ भी है, तो क्या कोई भी कंटेंट पब्लिश कर सकता है? तो हमारी अथॉरिटी क्या करेंगी? तो अथॉरिटी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम किस कंटेंट को भेज रहे हैं जो समाज के हित में है या समाज के हित में नहीं है। समाज को बंटवाने वाले कंटेंट अगर जाते हैं तो जवाबदेही सरकार की है। इसका मतलब उसमें सरकार की सहमति है कि इस तरह कंटेंट पब्लिश होंगे, फिर कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, फिर उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नियति है। अभी मैंने आपको जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की चीजें होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी समाज में बंटवारा होता है उसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है। आपने योगी जी के बयान को भी सुना होगा, एनआई के रिपोर्टर क्या बोल रहे थे, तो ये उनकी मंशा है। कल को मुझे बताइए, कोई फाइल की बात कर रहे थे, केरला फाइल, आपकी कश्मीर फाइल, अब एपेस्टिन फाइल भी आया है, तो एपेस्टिन फाइल में जिसका नाम आया उसके नाम से मूवी बना दो, हरदीपुरी के नाम से कोई मूवी बना दो, हरदीपुरी फाइल। तो ये तो कंट्रोवर्सी होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोवर्सी को बढ़ाना चाहती है, समाज में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। ठीक है, मुझे बस एक लाइन बताइए कि इसमें यादव समाज के लिए क्या आपत्तिजनक है इस फिल्म में? धर्मेंद्र यादव जी, एक बार मुझे बता दीजिए, इस फिल्म में यादव समाज के लिए क्या आपत्तिजनक है आपकी नजर में? नहीं, किसी जाति विशेष को अगर आप उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश करते हैं, क्यों करना चाहते हैं मुझे बताइए, उससे क्या फायदा हो रहा है, उस फिल्म को क्या फायदा हो रहा है? ठीक है, आपकी बात में समझ रही हूं, लेकिन क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक सीन है, क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक डायलॉग है जिसको लेकर आपकी आपत्ति है? मैं ये पूछ रही हूँ। अभी सेंसर बोर्ड ने अपना सेंसर बोर्ड पे के पास गई हुई है, उसमें फिल्म तो अभी रिलीज नहीं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, देखिए फिल्म तो अभी रिलीज नहीं हुई है, ट्रेलर सामने है, और ट्रेलर के मुताबिक अगर एक यादव समाज परिवार की लड़की की मोहब्बत दिखाई गई है एक मुस्लिम लड़के से, मैं ये जानना चाहती हूँ इसमें आपत्ति का विषय क्या है? हम बेहतर डिबेट कर पाएंगे, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, इसमें यादव समाज के लिए आपत्तिजनक क्या है सर? धर्मेंद्र यादव नहीं, आपत्ति पहले नाम की आपत्ति है, सुन लीजिए, नाम की आपत्ति है। अगर किसी जाति विशेष का नाम आप ऐसे क्यों लेते हैं? आपने कहा कि पंडित घूसखोर है, तो क्या सारे पंडित घूसखोर हैं? नहीं, उसमें घूसखोर शब्द है ना सर। गड़बड़ी हो गई है तो सर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, उसमें घूसखोर शब्द है, रिश्वतखोर, घूसखोर शब्द है। इस शब्द आपत्ति पंडित से ज्यादा घूसखोर शब्द पे थी कि पंडित घूसखोर है, ये आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूं, यादव जी की लव स्टोरी, इसमें यादव समाज को गलत तरीके से दिखाया गया है, जो आरोप लगाया जा रहा है, उसकी वजह क्या? और मैं जेन्युइनली समझना चाहती हूं, अगर आपने कोई सीन, कोई डायलॉग ऐसा देखा है तो प्लीज बताइए, फिर हम उसके हिसाब से आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। आपत्ति किस बात पर है? मैंने उसकी कोई सीन नहीं देखी है, लेकिन जो नाम लिख के उन्होंने दिया है, जो जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज करी है, अभी मेरी कोई इसमें आपत्ति नहीं है, ना कोई सहमति है, ना मैंने उसको भी देखा हुआ है। लेकिन जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो उनकी कोई आपत्ति होगी, उस आपत्ति को ध्यान देना चाहिए। चलिए, उनकी अगर आपत्ति है उसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, मैं जेन्युइनली बात समझना चाह रही थी कि एग्जैक्ट आपत्ति किस बात पर है कि यादव समाज को गलत तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या दिखाया है जो गलत तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मानवी तनेजा, अब देखिए वही बात है ना, फिर घूसखोर पंडित को लेकर अगर एक समाज ने अपनी आवाज बुलंद की कि नहीं जी आप इस तरह से नहीं दिखा सकते, अब था कोई जमाना जब बन गई थी पोंगा पंडित, लोगों ने कर ली बर्दाश्त, लेकिन आज घूसखोर पंडित आज के दौर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फिर वही बात है, यादव जी की लव स्टोरी क्यों हो, अनिल की लव स्टोरी, सुनील की लव स्टोरी, या जो भी XYZ कैरेक्टर है उसकी लव स्टोरी हो जाए, उसमें जाति का नाम लिखना क्यों जरूरी है? कहीं ना कहीं नजर में
राजनीति और उस राजनीति के बाद जो रिपल्स उठते हैं समाज में, जो लहर उठेगी समाज में, वो है ना इसका मतलब निशाने पर। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना 2014 के बाद लोगों को कहीं ना कहीं सेंसिटिव करने की बड़ी कोशिश करी है। नहीं, 14 नहीं तो 27 का चुनाव है यूपी में। आपको लग रहा है यूपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश इस फिल्म के जरिए, जिसका आरोप लगाया जा रहा है? सही, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना देखिए, ये डिवाइड एंड रूल की बात हो रही है इस वक्त, कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि दो जो हिंदू मुस्लिम जो हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक इनका हिल जाए। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैं 14 के बाद कह रही हूँ, तो उसके बाद एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, जो शुरुआत इन्होंने कश्मीर फाइल्स के साथ करी थी, और कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा लोगों को पता लग गया। लेकिन शुरुआत जब कश्मीर फाइल्स की हुई थी, काफी टिकटें बिकी थी, लेकिन वो करते करते जैसे अभी बंगाल फाइल्स आई, बंगाल फाइल्स को लोगों ने रिलीज नहीं होने दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है, जो लोग देखना पसंद नहीं करते। अभी मुझसे पहले किसी पैनल ने बोला था कि OTT पे जब रिलीज हो जाती है तो उसका कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। माफ कीजिए, OTT का भी एक सेंसर बोर्ड है। अगर आप ऐसा कुछ अपलोड हो जाती है वहां पे, तो वहां से वो OTT डिलीट भी कर देता है, वहां से हटा देता है। अन्नपूर्णा एक मूवी आई थी, जो भावना, सुनिए मुझे खत्म करने दीजिए, आपके भी बीच में मैं नहीं बोली। अन्नपूर्णा एक मूवी आई थी जिसमें भावनाएं आहट हुई थी। कुछ पंडित की वो बेटी थी और कुछ नॉनवेज पका रही थी, वो ऐसा कुछ था, मैंने मूवी नहीं देखी। लेकिन उस पिक्चर को रिलीज हो गई थी गलती से, लेकिन वो नेटफ्लिक्स ने अपने हटा दी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि OTT पे कुछ भी रिलीज हो जाता है और वो हटा दी गई। नहीं, अनंत विजय जी जानकारी है। बताता हूँ, मुझे और कॉन्ट्रोवर्सी कोई पिक्चर को नहीं करती है। अनंत विजय जी, ठीक है, राजनीति ज्यादा हो रही है, पब्लिसिटी पाने की कोशिश ज्यादा है। अनंत विजय जी, राजनीति है निशाने पर या पब्लिसिटी है निशाने पर? ये अभिनेत्री महोदया जिस फिल्म की चर्चा कर रही हूँ, वो तमिल की फिल्म है, उसका नाम है अन्नपूर्णी। उसमें सिर्फ ब्राह्मण थी और उसका जो सिखाने वाला था वो मुस्लिम था। और ये 22 जनवरी को जब श्री राम मंदिर में ये हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा, उसके कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पे जारी हुई थी। ये फिल्म सेंसर बोर्ड से रिलीज होके तमिल में रिलीज होके जा चुकी थी, किसी ने नोटिस भी नहीं लिया था। लेकिन श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय एक हिंदू को मांसाहारी दिखाते हुए इस फिल्म को रिलीज किया गया था। जब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तब नेटफ्लिक्स ने जारी लिया। और NDTV के दर्शकों को गुमराह न हो इसलिए मैं बता दूं कि OTT पर किसी प्रकार का अभी सेंसरशिप या प्रमाणन की व्यवस्था नहीं है, स्वनियमन की व्यवस्था है। वो स्वयं अपने आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था बहुत कारगर नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं। और अभिनेत्री होकर ऐसी गलत बातें आप दर्शकों को बताती हैं, अच्छी बात नहीं है। आनंद जी, एक चीज और बताइए, पब्लिसिटी ज्यादा देख रहे हैं आप इसमें या राजनीति ज्यादा देख रहे हैं केंद्र में 2027 के चुनाव के मद्देनजर? मैं फिल्मकार अपनी पब्लिसिटी देख रहा है और राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं इसमें। लेकिन मैं इस बात से आपके सहमत हूं कि इसमें अनिल सुनील की लव स्टोरी भी होनी चाहिए थी। क्यों बेवजह का विवाद खड़ा करना? अम्मू जी बैठे हैं, इनके ये इन्होंने जब इसका विरोध किया था पद्मावती का, डिलीट करे कि अगर OTT पे पद्मावती का जब विरोध किया था अम्मू जी ने, तो इन्होंने सेंसर बोर्ड को झुकाया था। सेंसर बोर्ड में इतिहासकारों की टीम ने उस पर निर्णय लिया था। अम्मू जी को याद होगा, 4 इतिहासकार बैठे थे और उसके बाद उस पर निर्णय हुआ था। तो वो एक तरीका होता है, उसमें कुछ सब्सटेंस होता है। उस तरह के विरोध में एक सब्सटेंस था, इतिहास के साथ छेड़छाड़ थी। सेंसर बोर्ड झुका था उस समय अम्मू जी के संगठन के विरोध के सामने। और मेरे पास सर 10 सेकंड ही है, क्लोजिंग रिमार्क्स सर आपके। हाँ ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। मीनाक्षी, कश्मीर का कांड जो हुआ बहुत सालों पहले हुआ, परंतु फिल्म में बनी अब। ऐसे ही जब संबल वाली फिल्म आ रही है, केरल स्टोरी 2 आ रही है, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रही है और इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है, एक साजिश है जो वोटों का ध्रुवीकरण करेगी। मुझे लगता है सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए फिल्मों के माध्यम से, मेरा ये मानना है। चलिए, फिल्म अपने आप में एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, समाज के लिए भी, संदेश देने के लिए भी, मासेस को प्रभावित करने के लिए भी। और इन सब के बीच फिल्मों पर पहले भी राजनीति होती आई है, इससे किसी को इनकार नहीं, आज भी हो रही है, उसकी झलक आप देख रहे हैं। लेकिन सभी मेहमानों ने जो इस पैनल में अपने वक्तव्य रखे, उससे कम से कम आप अपने आप अब ये तय करिए कि किस फिल्म के पीछे आपको राजनीति दिखाई दे रही है, पब्लिसिटी दिखाई दे रही है और उद्देश्य क्या है। इस चर्चा में इतना ही। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए NDTV।